नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम भाई। तो आज अपन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान का भूगोल, ठीक है। राजस्थान का भूगोल लगाए हेडिंग। और आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और निश्चित रूप से पेपर में प्रश्न यहाँ से आता है। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? राजस्थान की मृदा व मृदा संरक्षण, ठीक है। और क्लास रहेगी फर्स्ट, क्योंकि आज पहली क्लास है, ठीक है। ये लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी साथी जुड़ते जा रहे हैं सभी को नमस्कार हुई। टॉपिक का नाम है मृदा। क्या नाम है टॉपिक का? हेडिंग लगाते हैं मृदा, ठीक है। निश्चित रूप से पेपर में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से पेपर में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। रटने की कतई आवश्यकता नहीं। ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसको आपको बड़े तरीके से समझना होगा, ठीक है। रटने का प्रयास कतई आपको नहीं करना है। क्लास के अंदर बहुत ही प्यार से समझा दिया जाएगा। जैसा पढ़ाया जाता है वैसे नोट्स आप बना लेना और उसका बार बार रिवीजन करना है टू द फर्स्ट क्लास, ठीक। अगर हम सबसे पहले मृदा की बात करें, तो मृदा के बारे में जब हम जहां पढ़ते हैं भी, कोई भी चीज का अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जहां इसकी स्टडी होती है या मृदा का जहां अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं पेडालॉजी। क्या बोलते हैं? मृदा विज्ञान जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टडी कि मृदा की स्टडी या मृदा का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा मृदा विज्ञान, ठीक है। या इसको पेडालॉजी भी हम कह सकते हैं, ठीक। क्या कह सकते हैं? पेडालॉजी अपन इसको कह सकते हैं। कोई दिक्कत? हमने मृदा शब्द का प्रयोग किया। किसका शब्द का प्रयोग किया? मृदा शब्द का प्रयोग दोस्तों किया। ये शब्द कहाँ का है? ये शब्द बना कहाँ से? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी करनी है। भी आप देखें कि मृदा का जो अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी भी अपन कह सकते हैं। ये जो शब्द बना है, आप देखेंगे कि मृदा जो शब्द है वो कहाँ से? लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो आपको सर सोलम से लिया गया है। किस से लिया गया है? सोलम से। यहां से उठाया, ठीक। जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। जिसका अर्थ जो होता है दोस्तों, फर्श, ठीक। यहां से उठाया। अगर हम मृदा के बारे में देखें, बहुत बेसिक सी जानकारी, हम छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व, क्योंकि अपन टॉपिक को पढ़ लेते लेकिन अपन उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं जानते, और पेपर वाले को पता है कि पर्टिकुलर को पढ़ाता नहीं। कई जगह पढ़ा दिया जाता है, कई जगह नहीं, और बहुत आसान सा रहता है, लेकिन फिर भी अपन गलती कर जाते हैं। हम देखेंगे कि विश्व मृदा दिवस की अगर बात करोगे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप कहोगे सर ये तो 5 दिसंबर को किया जाता है। कब किया जाता है? 5 दिसंबर को दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एक एक बात अपन पढ़ेंगे। ये फिर हमें एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय
मृदा वर्ष किसे कहा जाता है? तो आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015। ये कुछ बेसिक सी बात है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कि मृदा है उसकी जो स्टडी की जाती है उसे क्या बोलते हैं? मृदा विज्ञान, या इंग्लिश में आप देखोगे तो पेडालॉजी से हम कह सकते हैं। लैटिन भाषा का शब्द होता है सोलम, जिसका अर्थ होता है फर्श। वहां से दोस्तों उठाया गया मृदा। और विश्व मृदा दिवस जो है हमेशा 5 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। एंड अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष किसे कहा जाता है? 2015 को कहा जाता है। यहाँ तक बहुत बेसिक सी बात थी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ, फिर से हेडिंग लगाते हैं मृदा। आजकल अगर हम पेपरों में देखें ना, आजकल हम पेपर की अगर बात करें तो पर्टिकुलर कोई भी चीज़ की परिभाषा पूछी जा सकती है। ये आजकल, पहले नहीं आती थी। पहले पर्टिकुलर किसी टॉपिक की पूछते थे जो कि पढ़ी हुई आपकी होती है। लेकिन आजकल, क्योंकि देखो परिभाषा हर चीज़ की हो सकती है। परिभाषा डेफिनेशन है वो हर एक शब्द की बन सकती है। इसलिए परिभाषा क्या है? मिट्टी की अगर आपसे पूछे सर परिभाषा बताओ, मिट्टी की आपसे पूछे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, तो मिट्टी की परिभाषा क्या है दोस्तों? मिट्टी की परिभाषा वही है जिससे इसका निर्माण होता है। ऑब्वियसली बात है कि जो पृथ्वी है ना, कि मिट्टी जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह की वह पतली परत है जो प्राकृतिक है और गतिशील है। क्योंकि मिट्टी बनी है वो नेचुरल तरीके से बनी है, नेचुरल तरीके से बनी, जिसके अंदर मिट्टी का जो निर्माण हुआ है प्यारे दोस्तों, असंख्य सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, वायु, जल, इन सबसे मिलकर दोस्तों हुआ है। इन सबसे मिलकर दोस्तों मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मिट्टी की परिभाषा की अगर बात करें, मिट्टी की परिभाषा की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की वह ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह जो पतली ऊपरी सतह जो प्राकृतिक और गतिशील है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल तरीके से, गतिशील का मतलब आप जानते हो कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती रहती है, वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल पानी के माध्यम से। ठीक, चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि मृदा पृथ्वी की ऊपरी पतली सतह जो प्राकृतिक व गतिशील है, प्राकृतिक व गतिशील है, मृदा कहते हैं। कहा जाता, ठीक है, क्या कहते हैं? एक छोटी सी परिभाषा है। अब हम देखें कि इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ, या यूं भी अपन इसकी दूसरी परिभाषा भी हम दे सकते हैं। दूसरी परिभाषा भी अपन देना चाहिए ना, तो दूसरी परिभाषा भी अपन दे सकते हैं। कैसी हो सकती है दूसरी परिभाषा? अगर आप देखो, और का मतलब होता है अथवा। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है कि मृदा खनिज, वायु, जल व कार्बनिक तत्वों का जटिल मिश्रण। ये भी तो एक डेफिनेशन हो सकती है। बिल्कुल, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है कि मृदा है, या तो वो मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह जो पतली है, बिल्कुल ठीक, जो प्राकृतिक है और गतिशील है, इन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती रहती है, उसे मृदा कह सकते हैं। ये मृदा को यूं कह सकते कि मृदा खनिज, वायु, जल व कार्बनिक तत्वों का एक जटिल मिश्रण है। क्या है? एक
जटिल मिश्रण है, क्योंकि इन्हीं से मिलकर ये बनी होती है। नो डाउट मेरे हिसाब से इतनी बात आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, परिभाषा क्या हो सकती है इसकी। ठीक, अब देखते हैं मिट्टी का निर्माण। कि मिट्टी का निर्माण, देखो मिट्टी का निर्माण इन्हीं से हुआ है, मिट्टी का निर्माण है इन्हीं से हुआ है। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि मिट्टी का निर्माण, मृदा का आप निर्माण कह सकते हो या घटक भी बोल सकते हो। ठीक है, घटक का मतलब वही है जिनसे मिट्टी मिलकर बनी है। दिखाई दे रहा है सभी को? एक सर्किल हमने बनाया है। हम इस सर्किल की बात करें तो ये इसका सेंटर पॉइंट है सर्किल का। सर्वाधिक पार्ट किसका होता है? अगर हम सर्वाधिक पार्ट की बात करेंगे, जो होता है 45% है, 45% होता है मिट्टी के निर्माण में, वो होता है खनिज। ठीक है, 45% वो खनिज होता है। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे, पच्चीस प्रतिशत पानी होता है और 25% वायु होती है, और आपका 5% कार्बनिक भाग होता है। क्या होता है? 25% कार्बनिक भाग होता है आपका। ठीक है, क्या होता है? 25% कार्बनिक। एक मिनट, ठीक। तो मिट्टी का निर्माण आपसे पूछे या मिट्टी का संगठन पूछे या घटक पूछे, संगठन भी आपको कह सकते हैं। एक मिनट, संगठन भी आपको कह सकते हैं, संगठन। तो आप ये बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि मिट्टी के अंदर सर्वाधिक मात्रा खनिज की, फिर पानी 25 और वायु 25 और 5% आपका, तो और टोटल कितना हो गया? 100%। और क्या बनती है इससे? मिट्टी बनती है। ठीक, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। चलिए, ऐसे एक और छोटी सी बात मिट्टी के बारे में अपन पढ़ेंगे। मृदा का पीएच मान, आपने साइंस में पढ़ा होगा पीएच। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी ताकत है। जिस प्रकार हमने अम्ल क्षार पढ़े हैं, साइंस में पढ़े होंगे कभी तो आपने, इसमें अम्लीय, क्षारीय प्रकृति, उदासीन, उसी प्रकार मिट्टी का पीएच के अकॉर्डिंग मिट्टी भी क्षारीय होती है, मिट्टी भी अम्लीय होती है, मिट्टी भी उदासीन होती है। 3 पार्ट में हम देखेंगे। ठीक, देखो, एक मिट्टी होती है आपकी अम्लीय, अम्लीय मृदा। ठीक, एक होती है आपकी उदासीन। ठीक है भाई, एक आपकी होती है क्षारीय मिट्टी। क्या होती है प्यारे दोस्तों? क्षारीय मृदा। अब अम्लीय मिट्टी क्या होती है? देखो देखो, वह मिट्टी जिसका पीएच वैल्यू, यानी अम्लीय मृदा की पीएच वैल्यू कितनी होती है? आपको अगर पूछे तो पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। और ये बेसिक सी बात है मेरे हिसाब से, किसी ने कभी न कभी तो अपने साइंस पढ़ी होगी, और ये नहीं पढ़ी तो 9वीं 10वीं तक आप जब किताबें पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आराम से। अब मिट्टी अम्लीय होगी, जब मिट्टी के अंदर अम्लता ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पैदावार अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में अम्लता ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ पैदावार अच्छी है, तो किसान क्या करेगा भी? उस मिट्टी के अंदर हमें फसल को बोना है, अच्छी उपज लेनी है, तो मिट्टी में क्या करना पड़ेगा? मिट्टी की अम्लता हमें खत्म करनी पड़ेगी।
क्या करनी पड़ी, खत्म। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, रॉक फॉस्फेट का हम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इलाज करेंगे ना इसका, इलाज वो रॉक फॉस्फेट, रॉक फास्फेट हम मिट्टी में मिला देंगे तो उसका अम्लतापन जो है वो खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से आपके एसिडिटी हो जाती है, अम्ल बढ़ जाता है। आप इनो का सेवन करते हैं, पानी में डाला 6 सेकंड में इनो, और उसके बाद में गैस खत्म। क्यों, क्योंकि हमारे पेट में एसिडिटी ज़्यादा है, अम्लता ज़्यादा हो गई, हमने इनो पिया। इनो में क्या है, क्षारीयपन। एसिड और बेस मिलकर क्या बनते, पानी बना देते हैं। क्या बनाते थे, पानी बना देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अम्लीय मिट्टी, कई बार पेपर में साइंस में पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी भी एक तरीके से साइंस का ही पार्ट, आप जानते हैं इस बात को। तो अम्लीय मृदा है, उसको इलाज करने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, रॉक फॉस्फेट मिट्टी के अंदर मिला देंगे तो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ेगा, अम्लता खत्म होगी। उदासीन मिट्टी जो होती है प्यारे दोस्तों, उदासीन मिट्टी होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। और जिसका 7 होता है वह मिट्टी उदासीन होती है, यानी अधिक उपजाऊपन होती है, अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो हम मिट्टी का पीएच 7 करना तो क्या करेंगे, रॉक फॉस्फेट मिलाएंगे। उसी प्रकार से आप देखेंगे क्षारीय जो मिट्टी होती है इसका पीएच कितना होता है। अगर इसके पीएच की बात करोगे पर तो इसका पीएच जो होता है वो 7 से ज़्यादा, 7 से अधिक, 7 से अधिक। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बेसिक अगर आपको चीज़ बताऊं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ यहाँ देखेंगे कि एक पीएच स्केल जिसको बोलते हैं पीएच स्केल, अगर नहीं जानते जो बच्चे हो सकते नए हैं, तो पीएच स्केल होता है 0, 0 के बाद में होता है 14, और इस तरफ होता है आपका, सॉरी 0 नहीं होता है, एक मिनट रुको, यहाँ 7 करो, ठीक है, और इस तरफ 14, और इस तरफ आप कह सकते हैं सर 1, यानी 7 से क्या होगा, कम, और 7 से क्या होगा, अधिक होता है। अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीयता, और कम होगा तो क्या होगा, अम्लता। ये पीएच स्केल की वैल्यू होती है। ठीक है, इस बात को बेसिक सी बात है, सब जानते हैं। तो अगर आपने देखा कि 7 से ज़्यादा मान हो गया तो मिट्टी क्या होगी, क्षारीय होगी। अब मिट्टी अम्लता है तो भी फायदेमंद नहीं, फसल नहीं हो सकती, और मिट्टी के अंदर क्षारीयपन ज़्यादा है तो भी उपजाऊपन नहीं है। तो अब इसका क्षारीयपन हम कम करेंगे तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिट्टी में क्या मिलाना पड़ेगा, इलाज के लिए जिप्सम मिलाना पड़ेगा। भाई क्या मिलाना पड़ेगा, जिप्सम हमें मिलाना पड़ेगा। ये लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बात बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। पीएच, ये एक बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिट्टी के बारे में अगर हम बात करें, मिट्टी के प्रकारों की बात करें, टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में अगर हम बात करें तो हेडिंग लगाते हैं, टाइप ऑफ सॉइल्स की बात करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। टाइप ऑफ सॉइल्स की हम बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, चलो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। पहला जो टाइप बताया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, इसने मिट्टी का वर्गीकरण किया। जबकि यहां से पेपर में प्रश्न नहीं आता, आपके नाम पूछ लेंगे स्थापना पर, लेकिन यहां से मिट्टी के जो वर्गीकरण किया उसको लेकर पेपर में प्रश्न रेयर कैसा कभी आता, बाकी बहुत कम आता है। ठीक, आप देखेंगे अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आप कह सकते हैं सर 16 जुलाई को हुई, और 1920 के अंदर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, किसकी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपसे पूछे सर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय प्यारे दोस्तों वो कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर। ठीक, कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसने मिट्टी के कितने प्रकार बताए हैं, मिट्टी के जो टाइप हैं कि टाइप ऑफ सॉइल इसने बताए 8। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे प्रश्न पूछेगा कि मिट्टी के 8 प्रकार किसने बताए, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी के कितने प्रकार बताए गए, 8 प्रकार बताए गए। ठीक है, तो ये आपको इतना सा डाटा इसका याद रख के चलना है। कई टाइप से मिट्टी को डिवाइड किया गया,
तो टाइप ऑफ सॉइल्स सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बताया कि भैया 8 प्रकार की मिट्टी है। ठीक, देन उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बारे में अगर हम बात करें, दूसरा जो आता है वो राजस्थान कृषि विभाग ने मिट्टी के 14 प्रकार बताए। कितने बताए हैं? मिट्टी के 14 प्रकार बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, पिछला नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे टाइप ऑफ से कि राजस्थान कृषि विभाग ने मिट्टी के प्रकार, तो ये सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है बहुत अच्छा सा कि 14 प्रकार बताए हैं। किसने बताए हैं? आपके राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा दोस्तों बताए गए। ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर दें। तो अब 14 प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। 14 प्रकार कौन कौन से हैं ये आपसे प्रश्न पूछेगा। मैं पहले कह सकता हूं कि आपको रटने का प्रयास नहीं करना है, रटने का प्रयास नहीं करना है। ठीक है, किसी प्रकार से भी। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, अपन 1 मिनट। चलो भाई, अब राजस्थान कृषि विभाग ने कितने प्रकार बताए सर? 14 प्रकार बताए। ठीक है, कौन कौन से प्रकार है वो 14 और क्या उसके बारे में हमें पढ़ना होता है उसके बारे में अपन जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले अपने काम करें, अपन यहाँ पर मैप लगा लेते हैं, अपना राजस्थान का मैप लगा लेते हैं। ठीक है, ये रहा राजस्थान का मैप अपना। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे। ठीक ठीक है, 1 मिनट अपने काम करते, इसको ऊपर करते थोड़ा सा। ये नोटिस कर लेना कि 14 प्रकार बताए, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, फिर बाद में आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से प्रकार उसके बारे में बात करेंगे, और इसको अपन थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहां तक दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, ये अपना राजस्थान का है मैप। अब देखो, ये है उत्तरी भाग, ये है दक्षिणी, ये है पूर्वी भाग और ये पश्चिमी। ठीक, पहले तो मैं आपको कॉमन सी बातें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि ऊपरी भाग है, जो उत्तरी भाग है, आप है जंगल प्रदेश भी इस पार्ट को कह सकते हो, ऊपर वाले। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, ये क्षेत्र आते हैं। नीचे अगर डायरेक्ट नीचे आते हैं तो ये आपका माही बेसिन का मैदान आता है, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आता है। ये वाला जो पार्ट रहता है ये हाड़ौती क्षेत्र आता है, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ आता है। इस पार्ट की अगर हम बात करें, इस पार्ट की बात करें तो ये पार्ट जो आता है पूर्वी मैदानी आता है। पूर्वी मैदान में जैसे अलवर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सीकर, ये जहाँ पर नदियाँ सर्वाधिक है, जहाँ पर नदियाँ सर्वाधिक है और जहाँ पर नदियाँ होंगी वहाँ पर चिकनी मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम जानते हैं, वो यहाँ पाई जाती है। और ये वाला एरिया आपको बहुत भली भांति पता है कि उत्तर पश्चिम वाला भाग है, ये मरुस्थलीय भाग होता है, या शुष्क मिट्टी है, या जलवायु शुष्क पाई जाती है, और मिट्टी मरुस्थलीय होती है, जो मोटे कणों की मिट्टी है, जिसको पानी सोखने की क्षमता कम होती है, इस वजह से वहाँ फसलें नहीं होती, बारानी क्षेत्र रहता है। ये वाला जो पार्ट रहता है ये आपका अरावली का रहता है। कुछ अरावली इस प्रकार से गुजरती है आपकी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है, या बहुत बड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा जो अरावली है, सबसे अरावली वो इस पार्ट में, और इस पार्ट में अगर जिला पूछे सबसे ज्यादा, वो आपकी क्या है? उदयपुर है। मुझे लगता है ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अपन धीरे 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 ज्योग्राफी को पढ़ेंगे ना, तो ये हर बार कहीं ना कहीं मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, तो आपको याद हो जाएगा। और पर्टिकुलर भौतिक प्रदेश एक टॉपिक लगता है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में चीज़ें भी डिस्कस कर लीजिएंगे। लेकिन जहाँ पर जितनी जरूरत होगी, जैसे मृदा के टॉपिक में कितनी आवश्यकता है, ये आपको देखना है। अब हमने क्या देखा? हमने भी पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सॉइल्स। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तो बताए 8 प्रकार, जो कि हमें नहीं पढ़ने, सिर्फ प्रकार कितने इसके बारे में बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा 14 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए? 14 प्रकार बताए गए। तो आ जाओ, सबसे पहले थोड़ा सा मैप को नीचे करते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले पार्ट के अंदर, यहाँ पर मैं एक सिंबल बनाता हूँ। ठीक है, और सबसे भाग में ये है आपका गंगानगर। ये क्या है? आपका गंगानगर है। अब गंगानगर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ना? 14 प्रकार की मिट्टी के बताए। तो आप देखेंगे गंगानगर में, याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका, 2 प्रकार की मिट्टी का वर्णन दोस्तों यहाँ किया गया है। एक तो SR
और एक आर आर। ये कौन सी मिट्टी आ गई सर? एस आर। याद करने तरीका, एस का मतलब आप साई रोजम, एस का मतलब साई याद कर लेना, एस का मतलब साई, आर का मतलब रोजम, ठीक है। और आर आर का मतलब है रेवेरिना। पहले मैं लिख दूं रेवेरिना, यानी यहां देखेंगे साई रोजम और रेवे, ठीक। तो सबसे पहले आपका मिट्टी के जो प्रकार बताया कि गंगानगर। अब देखो गंगानगर के अंदर जो क्षेत्र है भी, हमें यहाँ पर मूल जिला दिखेंगे। पहली बात तो क्या लिखेंगे? मूल जिला, कि जो मिट्टी है पर्टिकुलर किस मूल जिले में पाई जाती है। वैसे कहीं भी पाई जाए, लेकिन अधिकतम जो है, अब गंगानगर और यहाँ पर रहता आपका एक हनुमानगढ़। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर रहता आपका हनुमानगढ़। तो क्या सर अगर हम हनुमानगढ़ को भी शामिल कर लें तो क्या हनुमानगढ़ के अंदर भी ये मिट्टी पाई जाती है क्या? एक ऐसा भी किताबों में आप पढ़ोगे ना, किताबों में पढ़ोगे तो आपको इतना लिखा कि गंगानगर में ये एस आर का मतलब साइरोजम मिट्टी, ठीक है। आर आर का मतलब रेवेरिना मिट्टी पाई जाती है, एकदम सही है। लेकिन अगर पेपर वाला कहीं आपको कंफ्यूजन पैदा करने, अगर उसने हनुमानगढ़ लिखा तो क्या ठीक माना जा सकता है क्या? बिल्कुल माना जा सकता है। पहले हनुमानगढ़ का जो एरिया भी है ना, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वो पहले गंगानगर डिस्ट्रिक्ट था। ये पूरा एकल एरिया था। यहाँ पर जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वो सेम टू सेम हनुमानगढ़ के अंदर मिट्टी पाई जाती है, सेम टू सेम हनुमानगढ़ के अंदर मिट्टी पाई जाती है। और इसका आसपास का क्षेत्र एक अनूपगढ़ भी आता है, अनूपगढ़ के अंदर भी। तो पेपर प्रश्न पूछे तो ये भी ठीक हो सकता है, तो नो डाउट आप इसे भी काउंट कर सकते। लेकिन किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बेसिक जानकारी के लिए कि अगर हनुमानगढ़ के अंदर पूछोगे तो ये मिट्टी पाई जा सकती है, क्योंकि ये पहले एक ही क्षेत्र था। पहले हनुमानगढ़ गंगानगर में गंगानगर जिला लगता था, बाद में 1994 को इसको अलग करके हनुमानगढ़ जिला बनाया गया, जो कि नवीनतम जिला है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? आराम से हो जाएगा। चल, पहला हमने मिट्टी का प्रकार देखा है साइरोजम और रेवेरिन, जो गंगानगर में मूलतः मूल जिला पूछा गया है, लेकिन यह भी माना जा सकता है। चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा इधर आ जाओ, अब ध्यान करते रहना। देखो ये उत्तरी भाग है और ये पश्चिमी भाग है, ठीक। अगर थोड़ा सा इधर आते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं, तो यहां पर आपका आता है बीकानेर। क्या आता है? आपका आता है बीकानेर। मैं पहले बता दूं आपको मैप पता होना चाहिए, आपको मैप के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन सा जिला कहां पर है और सीमाओं पर कौन कौन से जिले हैं। इसके बारे में अपन अलग से वैसे क्लास ले लेंगे, नो डाउट, बट आपको पता होना चाहिए कि बीकानेर किस साइड पड़ता है। अगर कोई पूछ ले बीकानेर कहाँ है, हनुमानगढ़ कहाँ है, अजमेर कहाँ पड़ता है, जयपुर कहाँ पड़ता है, कोटा बूंदी कहाँ पड़ती है, पता होना चाहिए। बीकानेर के अंदर आप देखोगे ना, बीकानेर में कौन सी मिट्टी, तो बीकानेर के अंदर अगर बात करते हैं, एक मिनट, बीकानेर में बात करो तो बीकानेर में प्यार दोस्तों मिट्टी में जिप्सम की मात्रा ज्यादा है, जिप्सम की मात्रा आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? जिप्सम की मात्रा ज्यादा। यहां की जो मिट्टी वहां पर क्या मिलेगी? जिप्सम की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। अब जब जिप्सम की मात्रा ज्यादा देखने को मिली तो उसी से उसका नामकरण किया गया, जिप्सी फेरस। क्या किया गया? जिप्सी फेरस नामकरण किया गया। तो लिखो जिप्सी फेरस। तो आपसे दूसरा प्रश्न यहां से पूछे, एक मिनट, ठीक। तो ये दूसरी मिट्टी आपको याद होगी कि नहीं होगी? आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये लीजिए, ये दूसरी मिट्टी आपको जिप्सी फेरस। अब इसका जिप्सी फेरस क्यों नाम दिया गया? क्योंकि यहाँ पर जिप्सम की मात्रा ज्यादा है, ठीक। अब आ जाओ, ये दूसरी प्रकार की मिट्टी आ गई। अब मैं थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, इसी क्षेत्र में चलते हैं, उत्तरी पश्चिम जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम, इसी में एक जिला आता है यहाँ पर जैसलमेर। यहाँ पड़ता है जैसलमेर।
जैसलमेर पड़ता है। अगर जैसलमेर की मिट्टी की बात करो, अब जैसलमेर है और कुछ भाग बीकानेर का भी यहाँ रहेगा, मैं आपको फिर कह दूँ, बीकानेर फिर जैसलमेर, यहाँ पर जैसलमेर का मैक्सिमम भाग जैसलमेर का रहेगा, बीच में कुछ भाग बीकानेर का भी काउंट होगा, तो दोनों को मैं लेके चलता हूँ यहाँ, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। ये लीजिए, मैं दोनों को काउंट करके चल रहा हूँ, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है भाई, बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर का स्पेशल मैंने यहाँ के जिप्सी फेरस, बीकानेर का कुछ भाग रहेगा यहाँ पर, और जैसलमेर मूलतः रहेगा मूल। यहाँ की जो मिट्टी है ना वो थोड़ी सी ब्राउन है, और देखो ये एरिया जो आता है राजस्थान का पश्चिमी जो उत्तर पश्चिम एरिया, ये मरुस्थलीय एरिया, यहाँ पर मिट्टी है, तो मरुस्थलीय डेजर्ट एरिया जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक नाम तो इसका ये भी हम कह सकते हैं कि मरुस्थलीय मिट्टी, लेकिन उसके अंदर अपन कई जिले काउंट करेंगे, लेकिन मरुस्थलीय नाम तो ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है बीकानेर और जैसलमेर, मैं पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा हूँ, गलती मत कर देना किसी प्रकार से पेपर के अंदर, बीकानेर और जैसलमेर दोनों की बात, जिसमें मूलतः जैसलमेर रहेगा। यहाँ की जो मिट्टी है ना उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। एक तो मिट्टी का रंग ब्राउन है, और ऊपर से उसमें कैल्शियम की मात्रा क्या है, ज्यादा है। क्या है प्यारे दोस्तों, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। तो जब यहां पर आपने देखा कि जिप्सम की मात्रा ज्यादा है तो उसका नाम रखा जिप्सी फेरस, और जब कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी तो हम लिखेंगे कैल्सी, और आगे रंग है ब्राउन तो कैल्सी ब्राउन, और मरुस्थलीय तो मरुस्थली मिट्टी। बताओ कोई दिक्कत रटने में, किसी प्रकार से नाम लिख देता हूं पहले कि यहां की मिट्टी में लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, क्या नाम बताया, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, क्यों नाम बताया मैंने, देखो क्योंकि यहां की जो मिट्टी है, मिट्टी में कैल्शियम मात्रा है। बताओ अब रटने की आवश्यकता है किसी प्रकार से क्या, बहुत प्यार से मैं आपको समझा पा रहा हूं कि अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा तो उसका नाम लिखा कैल्सी। अच्छा, रंग भूरा है तो लिखा ब्राउन, और वो मरुस्थल के अंदर है तो मरुस्थली, और आगे मिट्टी, नामकरण होगा कैल्सी ब्राउन। कौन कौन से जिले, जैसलमेर और बीकानेर। कोई डाउट नहीं। अब एक बात बताओ कि अगर जिस मिट्टी का रंग केवल ब्राउन हो और उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो तो उसे हम नाम दे सकते हैं कैल्सी ब्राउन। अगर मिट्टी का रंग ब्राउन है, मिट्टी का रंग है ब्राउन है, लेकिन उसमें कैल्शियम की मात्रा नहीं है, मैं क्या कह रहा था कि उसमें कैल्शियम की मात्रा नहीं है, तो फिर उसका क्या नामकरण करेंगे, आप बताओ मेरे को, क्या नामकरण करेंगे। और वो मिट्टी मरुस्थल में नहीं है तो उसका नाम ये होगा कि नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी, नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगली जो मिट्टी है वो कहां पर है, पहली बात तो मरुस्थल में नहीं, कुछ पार्ट, एक जिला है जो मरुस्थली आता है जो कि यहां पड़ता है अजमेर, जो कि अर्धशुष्क मरुस्थल का पार्ट है, लेकिन मैक्सिमम यहां देखेंगे इस वाले पार्ट में आ जाओ, यहां वाले पार्ट में एक पॉइंट लिख रहा हूं, इस पॉइंट के अंदर मैं अगर बात करूं, यहां पर एक मिट्टी पाई जाती है तो उस मिट्टी का नाम मैं बताता हूं आपको। याद रखना कि कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मिट्टी, लेकिन ब्राउन है लेकिन कैल्शियम नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं कि नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी। यानी मिट्टी का रंग तो भूरा है, लेकिन कैल्शियम नहीं है इसमें, तो हम कह सकते हैं नॉन कैल्सी, यानी कैल्शियम नहीं है। नामकरण इस प्रकार से। अब कुछ इसमें कौन सा जिला आता है, यही तो सबसे बड़ी बात है। याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊंगा, आ जाओ। मैंने यहां पर मरुस्थली शब्द लिखा लेकिन यहां नहीं लिखा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये मैदानी क्षेत्र का आता है, ये पूर्वी भाग का आता है। ये कौन सा भाग है आपका, ये पूर्वी भाग है। ये कौन सा भाग है आपका, पूर्वी भाग है। तो देखो इसका नामकरण कैसे होगा, कौन कौन से जिले शामिल है, इसके सिंपल सी बात है, इसमें जो जिले शामिल होंगे, याद करने की आवश्यकता नहीं। आप अगर औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया देखो,
अगर राजस्थान में आप देखो इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा, तो अलवर की तरफ जाओगे सीधे से, फिर जयपुर भी आता, तो दो नाम तो ये लिखो आप, एक तो जयपुर, फिर अलवर लिखो, फिर इसमें एक जिला ऐड करो इधर से इधर वाला, जो कि जैसे आपका शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग रहता है अजमेर, ये और काउंट करो इसमें, अजमेर, फिर आता सीकर और नागौर, ये जिले रहते हैं। इन जिलों के अंदर अगर आप देखोगे तो कैल्शियम ब्राउन मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कैल्शियम नहीं होता है लेकिन रंग उसका ब्राउन है, रंग उसका ब्राउन है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हमने कितनी मिट्टी पढ़ ली? हमने मिट्टी के प्रकार, एक मिनट रुको, आ जाओ, हमने एक ये पढ़ी, एक ये 2 और ये 3 और ये 4 पढ़ ली। अब कितने बच गए? 10 और बच गए। अब यहां याद रखना, थोड़ा सा मैं याद करने का तरीका बताता हूं आपको। देखो सिंपल सा एक फैक्ट याद रखना, यहां देखो, यहां क्या शब्द है? सिर्फ ब्राउन है, तो हमने इसको नाम दिया B1 कि ब्राउन फर्स्ट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी एक नाम है, यहां पर भी एक नाम है ब्राउन, तो ये 2 नंबर वाली ब्राउन आ गई, तो ये B2। तरीका बता रहा हूं जिससे कि आपको याद रहेगा। B1 ब्राउन उधर है, B2 है। अब एक ब्राउन और आएगा, जो नवीन मिट्टी हम कह सकते हैं, नई मिट्टी, नवीन ब्राउन मिट्टी एक और खोदेगी। वो कहां पर है? ये वाला जो एरिया रहता है यहां पर, इस मिट्टी का नाम हमने लिखा नवीन ब्राउन मिट्टी। ठीक, तो यहां पर ये B1 B2 और ये क्या आ गया आपका? सिर्फ B3, तीसरी ब्राउन। अब इसमें कौन से जिले? इसमें 2 जिले मुख्य रूप से आपको काउंट करने। एक तो आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है अजमेर, ठीक है, कौन सा भाग है? ये आएगी अजमेर में, और एक आपका भीलवाड़ा, एक आपका भीलवाड़ा आएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत किसी प्रकार से? हमने पढ़ा ब्राउन फर्स्ट, ब्राउन सेकंड और ब्राउन थर्ड। ठीक, नो डाउट, आराम से आप इसको कर सकते हो। अब अगली जो मिट्टी हम पढ़ेंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से इस मैप में इतना ही अगर हम पढ़ें तो ठीक रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अब हम नेक्स्ट मैप को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको समझना भी जरूरी है। हम एक और डायग्राम लेते हैं, आ जाओ, अगली मिट्टी के प्रकार वहाँ पढ़ेंगे अपन। मैं डायग्राम ले लूँ, ये रहा आपका मैप, दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए एक बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ये आप जानते हो सर, उत्तर है, ये दक्षिण है सर, ये पश्चिम है, और ये सर पूर्व है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है इस बात का। अरावली की बात करते हैं। अरावली इधर से गुजरती है, ये अरावली गुजर रही है, ये जा रही है आपकी अरावली। ये क्या है? आपकी अरावली पर्वतमाला, जिसका विस्तार क्या है? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है। सबको पता है इस बात का? ठीक है सर, इसका क्या लिंक है? इसका लिंक है, अगर आप इस बात की बात करो तो ये वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट है, ये लूनी नदी का है भाग है, यानी लूनी बेसिन है। एक मिनट रुको, इस तरफ आपकी लूनी बेसिन, ठीक, और ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, ये रहती बनास बेसिन। लिखो भाई इसको, ये है आपकी बनास बेसिन। और इसी के विहार पर आपको मिट्टी का वर्गीकरण अगला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। अगर हम यहां देखें, ये जो लूनी बेसिन मिट्टी है, मैं थोड़ा सा इधर समझाता हूं इसको। अब लूनी बेसिन जो है, उसके आसपास के जिले मुख्य रूप से, जैसे पाली हो गया है, जोधपुर हो गया है, करौली हो गया, जालोर हो गया, सिरोही हो गया है, पाली हो गया, आपका नागौर हो गया, जोधपुर हो गया। ये जो क्षेत्र है, यहाँ की जो मिट्टी है, अब देखो नदी है, लूनी नदी, जहाँ पानी होगा वहाँ मिट्टी चिकनी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी।
क्योंकि पूर्वी क्षेत्र के अंदर जलोढ़ मिट्टी का पार्ट आता है, इसका नामकरण उसी हिसाब से किया है। अब जो चिकनी मिट्टी उसका रंग देखो आप, चिकनी मिट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है, आपको सिर्फ ग्रे होता है। क्या होता है, उस मिट्टी का रंग ग्रे होता है। लेकिन ये अगर थोड़ा सा पार्ट की बात करें तो ये वाला जो पार्ट आता है अर्ध शुष्क और शुष्क मृषल के पार्ट में काउंट होता है साथ। यहाँ की मिट्टी में थोड़ा सा भूरापन भी है, क्यों है, क्योंकि जस्ट हमने अभी पढ़ा कि कैल्सी ब्राउन मिट्टी, ठीक है। और पानी होने के कारण यहाँ देख सकते हैं इस मिट्टी का जो नामकरण किया गया है वो नामकरण किया गया इसी के आधार पर। देखो इसके अंदर जो नामकरण किया गया है वो किया गया है कि ग्रे, ब्राउन और पानी होने की वजह से इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा गया है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब ये ब्राउन कौन सा आ गया, अभी हमने ब्राउन कितने भाग पढ़े, B3 पढ़ा, ये आ गया B4। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, B4। अच्छा यहां देखो थोड़ा सा हमने लिखा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, लूनी बेसिन है पानी उसकी वजह से जलोढ़, लेकिन जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो ये वाला है, पूर्वी भाग है, जो अलवर है, भरतपुर है ना, जयपुर वाला क्षेत्र है, सीकर वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। तो आप देखेंगे अब इसके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे, तो इसके अंदर जिला आने की सीधी सी बात है आपका पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, जालोर और सिरोही, और एक आपका नागौर आता है, ठीक। एक आता आपका यहां लिख लो नागौर। तो इसका नामकरण क्या किया गया, इसी वजह से इसे बोला गया ग्रे, ब्राउन, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। पाली, जोधपुर, नागौर, जालोर, सिरोही के अंतर्गत ये पाई जाती है। जो इसके आसपास का क्षेत्र है मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है। ऐसे तो थोड़ा थोड़ा कहीं पे भी हो सकता है, वो काउंट नहीं करेंगे। जस्ट इसके अपोजिट आ जाओ, जस्ट इसके अपोजिट अगर आ जाते हैं, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसमें भी थोड़ा सा भूरा कलर है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी जो पाएगी उसका रंग पाया गया ग्रे, यानी चिकनी मिट्टी। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसका रंग मिला है पीला, उसका रंग मिला दोस्तों पीला, तो उसे बोलेगी पीली ब्राउन मिट्टी। उसे क्या बोला गया, पीली ब्राउन मिट्टी दोस्तों बोला गया। क्या बोला गया, पीली ब्राउन मिट्टी बोला गया। आ जाओ यहां पर जो मिट्टी पाएगी उसे बोला गया पीली ब्राउन। अच्छा अब ध्यान करो सर, इसमें कौन से जिले आते हैं, इस बात को भी थोड़ा समझने वाली बात है। अब ब्राउन देखो यहां एक नाम आया सर, यहां पर ब्राउन कैसे, और यहां पर भी एक नाम आया सर, यहां पर ब्राउन। ये भी देखो, ये अरावली क्षेत्र है। अरावली क्षेत्र के अंदर आप जानते हो किससे बना है, पर्वतीय भाग है, ठीक। पर्वतीय भाग में कुछ भाग आप उठा के देखो, पत्थरों को नोटिस करो तो वहां पर मिट्टी का कलर थोड़ा सा ब्राउन देखने को मिलेगा, लाल कलर भी देखने को मिलता है वहां पर, लगभग ब्राउन भी, हल्का सा ब्राउन देखने को मिलेगा। और मिट्टी के वहां पर बजरी आपने देखी, बजरी जैसे घर बनाते तो बजरी मंगाते तो एक बजरी आती है येलो बजरी, कौन सी बजरी, येलो बजरी, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाधिक इस अरावली के इस वाले पार्ट में, जैसे ये हाड़ौती क्षेत्र है, ये माही बेसिन है, इसके जस्ट ऊपर बनास बेसिन के अंदर पीला कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पीली ब्राउन मिट्टी कहा जाता है। अब आपको सिंपल से पता सर इसमें कौन कौन से जिले आएंगे। देखो अभी अरावली के आसपास का क्षेत्र है, अरावली के आसपास का क्षेत्र में सर्वाधिक भाग रहता है मेवाड़ का। तो सिंपल सी बात है सर, मेवाड़ कहने की रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप बात करो सर, एक तो मेवाड़ क्षेत्र आता है, और मेवाड़ क्षेत्र की जब बात आएगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है, आपको बताने की आवश्यकता कि मेवाड़ में क्या क्या आता है। तो मेवाड़ में आता है आपका उदयपुर, मेनली उदयपुर आता है, चित्तौड़ आता है, ठीक है। मेनली ये दो जिले आते हैं, उदयपुर, चित्तौड़, बाकी राजसमंद है, सवाई माधोपुर, ये भी आते हैं जहाँ से अरावली गुजरती है, ठीक। मेवाड़ के बाद में इसके अंदर जो क्षेत्र आप काउंट करोगे वो करौली, मालपुरा, करौली, मालपुरा, ये भी आप इसमें लिखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये बी कितना पार्ट आ गया, आप यहाँ काउंट करेंगे, इधर आ जाओ, ये B4 है, ये आपकी B5 आ गई, B5। तो तरीके चलना। अब आपको बताऊं, रटने का प्रयास मत करना, रटने का प्रयास मत करना, जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए उसी प्रकार से आपको याद करने, सीक्वेंस वाइज
वरना याद नहीं होंगे, सीक्वेंस वाइज आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक मिट्टी का वर्गीकरण आराम से आप समझ गए होंगे। चलो अब यहां ना समझा के एक और मैप अपन लेते हैं, आ जाओ। शुरुआती दौर में अगर याद हो आपको, मैंने यहां बीकानेर लिखा था, यहां जैसलमेर लिखा था, लिखा था नहीं? बीकानेर में जिप्सम की मात्रा ज्यादा थी तो जेप्सीफेरम्स नामक उस मिट्टी का नामकरण किया गया। बीकानेर का कुछ भाग और जैसलमेर का मैक्सिमम भाग है, वहां पर दोस्तों मिट्टी के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा देखने को मिली और मिट्टी का रंग भूरा था और वो मरुस्थली, तो कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मिट्टी। लेकिन आप ध्यान करेंगे इस बात को, यहाँ पर ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है और ये पश्चिमी क्षेत्र है। अगर आप बात करेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र है वो मरुस्थली क्षेत्र में आता है। कौन सा आता है? ये वाला जो पार्ट आता है, ये आता है मरुस्थली क्षेत्र। और मरुस्थली क्षेत्र में क्या क्या नाम आते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं। मरुस्थली क्षेत्र में एक ट्रिक के मत जे जे बी बी, ये चार नाम याद कर लो। आपको चार नाम याद करोगे तो आप देखेंगे, ये आपका जैसलमेर है, फिर जय से जोधपुर है, बी से बीकानेर है और बी से बाड़मेर है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मरुस्थली क्षेत्र यानी उत्तरी पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं, उत्तरी पश्चिमी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जिले जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। लेकिन एक जिला और काउंट करो इसके अंदर, इसमें कुछ भाग शेखावाटी के भी आता है, तो मुख्य रूप से यहां पर आप प्लस कर सकते हैं शेखावाटी। ठीक है, क्योंकि अर्धशुष्क मरुस्थल का पार्ट रहता है। तो यहां पर मिट्टी क्या है? मरुस्थली मिट्टी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मरुस्थली मिट्टी। इसका क्या नाम? मरुस्थल ज्यादा है तो इसका क्या नाम दिया गया? इसको बोला गया मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी नाम दिया गया। ये लीजिए, और जिसके अंदर ये जिले काउंट होते हैं। तो एक और मिट्टी का नामकरण हमने कर लिया। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट इसके सामने आ जाओ भाई। इधर मरुस्थल है, पानी कम लगता है, नदी कम है, मिट्टी का जो कण है वो मोटा है। ठीक है, तो मिट्टी कण, तो इस साइड आ जाओ। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है, और ये वाला है वो पूर्वी क्षेत्र। इसे बोलते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान बोल दो या मैदानी क्षेत्र बोल दो, मैदानी क्षेत्र। ये जो मैदानी क्षेत्र है ये सर्वाधिक उपजाऊ है। भाई यहां पर मैदानी क्षेत्र में क्या है? नदियां ज्यादा हैं। क्या है? नदियां सर्वाधिक है। नदियां सर्वाधिक हुई तो उपजाऊ भी ज्यादा होगा, उपजाऊ ज्यादा होगा। और जहां पानी होगा वहां जल होगा, तो जल होगा तो जलोढ़ मिट्टी बनेगी। ये लीजिए, कोई दिक्कत? हर चीज का क्यों का जवाब है, हर चीज का क्यों का जवाब है। उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतर समझ पा रहे होंगे। एक एक चीज को मैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से साझा कर रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो ये याद हो गया इधर वाला। अब इसको हमने बोला मैदानी। अब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? तो इसमें जिले सिंपल सी बात है, जयपुर वाला। इसमें क्या क्या आएगा? सर जयपुर आएगा। सर जयपुर आएगा तो अलवर भी आएगा। सर अलवर आता तो अलवर के साथ भरतपुर भी तो आएगा। सर भरतपुर आएगा तो सीकर भी आएगा। सीकर, क्योंकि यहाँ कातल नदी बहती है। सीकर है, चूरू, झुंझुनू है। ठीक है, और चूरू नहीं आएगा, चूरू का इस वाले पार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये कुछ भाग रहते हैं पूर्वी मैदान के। मैक्सिमम जो देखेंगे कि आप नदियां सर्वाधिक है, पानी की मात्रा ज्यादा है। पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो पानी को लिखते हैं जल, जल से बन गया जलोढ़ मिट्टी, जल से बन गया जलोढ़ मिट्टी। ठीक, चलो भाई, कोई दिक्कत? ये दो मिट्टी के नामकरण हमने और कर दिए। आई होप ये बात बहुत स्पष्ट आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम चलते हैं इस तरफ, थोड़ा इस तरफ चले, आ जाओ। यही कर देंगे, आगे एक और लेते, चलो एक और ले लेते हैं, बहुत प्यार से समझाएंगे। देखो
पेपर में निश्चित रूप से प्रश्न बनता है। अब आपको पता है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये कौन सा भाग है सर? ये हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा भाग है? हाड़ौती क्षेत्र। सबसे पहले जैसे ही नाम आता है हाड़ौती क्षेत्र, तो आपका उसमें दिमाग में क्या जिला आता है वो सोचो आप। जिला आता है सर कोटा। जिला का नाम क्या आता है? कोटा, बूंदी, बारां, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। क्या ये दिमाग में नहीं आता हाड़ौती क्षेत्र में? झालावाड़ बिल्कुल आता होगा, कोई दो दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक सर, यहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र में काले रंग की मिट्टी पाई जाती है। कई जगह लिखा होगा काले गहरी काली मध्यम काले रंग की है, काले रंग की मध्यम हो जी, कैसे भी हो है काली। तो यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? मध्यम काली बोलो या काली मिट्टी। अब काली मिट्टी, पेपर में बहुत बार प्रश्न आता है कि यहां पर कौन सी फसल सर्वाधिक हो सकती है? सर कपास की फसल के लिए काली मिट्टी बहुत उपजाऊ है। कपास की फसल के लिए काली मिट्टी बहुत उपजाऊ है। ये जो मिट्टी है, ये जो फसल आपकी है, कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में प्रश्न पूछा गया। साथ साथ अपन इसका भी नामकरण कर दें, आगे फसलें पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर हर एक चीज़ एक दूसरे रिलेटेड है। मैं आपको फिर करूँ, भूलना मत, ये चीज़ वापस आएगी घूम फिर के, ये चीज़ें वापस डिस्कस करेंगे अपन। कोई दिक्कत नहीं। हाड़ौती क्षेत्र में जाओ तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर है मध्यम काली काली मिट्टी पाई जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? कमेंट में बताओ जल्दी से, इसको दूसरा नाम क्या है? इसको एक नाम बोलते हैं दूसरे नाम से, जल्दी से कमेंट बताओ किस किस को पता है। इतना मैं एक और चीज समझाता हूं आपको। आ जाओ ये वाला पार्ट, आ जाओ आप, देखो ये वाला पार्ट आ जाओ, ये वाला पार्ट। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं माही बेसिन। क्यों माही नदी गुजरती? माही बेसिन बोलते हैं। जब नदियां पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। माही बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा मुख्य रूप से लिखेंगे अपन। डूंगरपुर बांसवाड़ा। यहाँ की मिट्टी का रंग है वो क्या है दोस्तों? मिट्टी है वो लाल रंग की मिट्टी, जिसे लाल लोमी मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाल मिट्टी भी दोस्तों कहा जाता है। माही बेसिन डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला है, यहाँ पर लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी का रंग थोड़ा लाल है तो उसे लाल लोमी मिट्टी भी हम कह सकते हैं। एक और मिट्टी आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक और पार्ट, अब देखो यहाँ नहीं लिखेंगे इस चीज़ को, अगले में लिखेंगे। यहाँ पर हमने दो चीज़ लिख दी, वो दोबारा से आएगा अपन एक। अच्छा, इसका नाम बताया किसी ने? अभी तक किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, पढ़ा करो भाई। इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसको अपन रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी, ठीक है, रेगुर मिट्टी भी इसको अपन कह सकते हैं। आ जाओ, अब एक मिट्टी रहती पर्वतीय मिट्टी, एक मिट्टी बाकी है पर्वतीय मिट्टी बाकी रहती है, ठीक है। तो पर्वत कहां पर है? देखो पर्वत की बात करोगे तो आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि अरावली ऐसे जाती है। अभी मैंने पढ़ा है कि ये अरावली जा रही है, अरावली जा रही है इस तरफ, ठीक है भाई। ये वाला जो पार्ट है ये है मेवाड़ क्षेत्र, और मेवाड़ में सबसे पहले जो नाम आता है वो उदयपुर का आता है। कहने की आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से। और अरावली जो सर्वाधिक है वो कहां पर है? सर्वाधिक अरावली, सर्वाधिक अरावली का जो भाग है, अरावली कहां पर है? उदयपुर में। कहने की आवश्यकता नहीं है। अरावली का जो सबसे ज्यादा भाग है वो कहां पर है? उदयपुर के अंदर प्यारे दोस्तों। अब इसका मतलब है पर्वतीय मिट्टी का मतलब पर्वत से बनी हुई मिट्टी भी, पर्वत धीरे धीरे टूट के मिट्टी के अंदर परिवर्तित। तो पर्वतीय मिट्टी कहां पाई जाएगी? आप कैसे इसे हिली सॉइल कह सकते हैं, यानी पर्वतीय मिट्टी कह सकते हैं। पर्वतीय मिट्टी आप कह सकते हैं जो कहां पाई जाएगी? यहां सर्वाधिक पाई जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, लेकिन एक बार पेपर में प्रश्न भी पूछा गया, प्रश्न पूछा गया केवल उदयपुर उत्तर नहीं होगा वहां पर,
एक और जगह भी आरपीसी ने माना है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये मैंने अभी जस्ट बताया, ये था हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर मेरे को आपको एक ही नाम काउंट करना है, यहां पर एक नाम लेना, कोटा। कोटा नाम और याद रखना भैया। और कोटा क्षेत्र के अंदर भी क्या बताया गया, पर्वतीय मिट्टी बताई गई है। पर्वत, क्योंकि इस तरह भी पहाड़ है, पर्वतीय मिट्टी बताई गई है। और ऑप्शन में दोनों थे, उदयपुर कोटा, ये ऑप्शन में दोनों थे, यही ठीक माना जाएगा। बहुत से बच्चों ने इस प्रश्न को गलत किया है। क्यों गलत किया है? क्योंकि दिमाग में ये बिठाया गया कि केवल क्या है, उदयपुर के अंदर पर्वतीय मिट्टी, इधर पहाड़ नहीं है क्या, इधर को रेत थोड़ी ना। ठीक, आप इस बात को नोटिस करें कि उदयपुर, जब पर्वतीय मिट्टी की बात आएगी तो उदयपुर आएगा, प्लस में कोटा भी नाम, कोटा के बाद में दूसरा नाम नहीं आएगा, कोटा ही आएगा, प्लस में उदयपुर आएगा। इस बात को नोटिस कर लेना। ठीक है भाई, आई होप ये बहुत बेहतर तरीके से आपने समझा होगा। तो मिट्टी हो गई कि नहीं होगी सारी की सारी? अब आप काउंट कर लो आराम से, 14 की 14 मिट्टी अपनों ने करवा दी। इसके अलावा कोई भी मिट्टी का भाग नहीं बचा है। तो बताओ कैसे रही क्लास? क्लास का समय भी पड़ा हो चुका है। एक एक चीज को बहुत बारीकी समझाया, और इसी प्रकार से आपको सेल्फ नोट्स बना लेने हैं, नहीं तो फिर दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि आप क्या करते हो, कोई मार्केट से किताब लेके तो उसमें लाइन टू लाइन लिखा होता है, या कोई पीडीएफ उठा के लेके उसमें लाइन टू, ऐसे चीज़ों को थोड़ा पढ़ो, लेकिन बहुत गहराई से पढ़ो और अच्छे लेवल के ऊपर खत्म करो उसको। ठीक है, ये थी अपनी शानदार जानदार क्लास। और बताओ कुछ पूछना हो तो। अच्छा, ये क्लास अपन इसको डेमो क्लास के रूप में भी उपलब्ध करें। अभी तक जो अपने डेमो क्लासेस थी वो हिस्ट्री की थी, क्योंकि अपने हिस्ट्री करवा रखी थी। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अलग सब्जेक्ट की, अभी ज्योग्राफी स्टार्ट हो, इस क्लास को अपन फ्री करते हैं, तो कोई भी बच्चा देख सकता है। अच्छा, इस क्लास को अपन यूट्यूब पे भी डालने वाले हैं। किस पे डालने वाले हैं? यूट्यूब पे भी इसको अपलोड करें, जिससे कि बच्चे देख पाए, डेमो क्लासेस देख पाए, चीज़ों को रिलेट कर पाए। ठीक, तो ये क्लास अपन डेमो पे भी उपलब्ध करवा देंगे, यूट्यूब पे भी आज डाल देंगे, जिससे बच्चे रिलेट कर पाए। और जितने साथी यूट्यूब पे इस क्लास को देख पा रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से पहली क्लास अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है, और हिस्ट्री हमने खत्म कर दिया है। फिर भी कुछ एक आध एक्स्ट्रा कोई होगा, कोई बचा, तो वो अपन कर लेंगे। लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकल चलते हैं चीज़ों को। ज्योग्राफी बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है, कम से कम 15% आने की संभावना, प्रबल संभावना रहती है, और एक अच्छे लेवल पे अपने इसको खत्म करेंगे। आपने देखा, अगर EORO एग्जाम को बहुत अच्छे लेवल पे खत्म करना है, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर, तो निश्चित रूप से आपको पहली बात तो सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिस प्रकार मैंने बनवाए हैं। बड़े बड़े चीज़ों से काम नहीं चलेगा, और थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, डिटेल पढ़नी पड़ेगी, डिस्कशन बहुत अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा, तब जाकर आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। रटने जाओगे, याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे परीक्षा में। समझ कर जाओगे, इमेज बना के जाओगे, माइंड के अंदर इमेज बनाकर जाओगे ना, तो चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। ये निश्चित रूप से मेरा पर्सनल अनुभव है। रट कर जाओगे, कुछ समय तक याद रहेगा, लेकिन इमेज बना के जाओगे तो निश्चित रूप से आप जीत में रहोगे। कल मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा है जो नए बच्चे जुड़े, उनको हमारे इस नंबर पर, कहाँ गया नंबर, लिख देता हूँ मैं, एक 7665320069 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और ऐप के ऊपर अपना बैच चल रहा है, तो अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, भाई आकाश, ऐसा है कि आप 2-4 दिनों से तो आए हो पहली बात तो, और आप परीक्षा के पीछे पड़े हो। मैंने बार बार मैं अपडेट दे रहा हूँ, मैं अपडेट यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ ना, और टेलीग्राम पे भी दे रहा हूँ। निश्चित रूप से परीक्षा की तैयारी बहुत तगड़े तरीके से होगी, और जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। कब मिलेगा? अगस्त के अंदर नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। मैंने बोला जुलाई के बाद अगस्त में आ सकता है, या थोड़ा सा लेट होगा तो सितंबर तक नोटिफिकेशन आ सकता है। 9-27 में एग्ज़ाम होगा। मानना है, ज़रूर आपको इस बात पे बिलीव करना है, और इसके बिहाफ पे आपको तैयारी शुरू कर देनी है आज से। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। बाकी और क्या कुछ चल रहा है उसका अपन कुछ नहीं कह सकते। जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो तैयारी करना चाहता है, वो तो लग गया है, और लगा हुआ और लगेगा। और जो टेम्परेरी तैयारी करेगा तो टेम्परेरी ही सिलेक्शन होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो कल करे सो आज कर, अब करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो बहुरी करेगा कब।
तो कल किसी का नहीं आया है। जो कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी से शुरू करो, तभी जाके निश्चित रूप से जीत मिलेगी। वरना भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ जब दौड़ती है तो वो कुचल के रख देगी और आप कुचले जाओगे। जय हिंद, जय भारत।